हेलो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी का आज अपना ये लास्ट वीडियो होगा और इसके अंदर ये बचे हुए टॉपिक हैं। अब तक हमने काफी इस चैप्टर के बारे में पढ़ लिया और आज पढ़ेंगे हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल और इलेक्ट्रिक पावर। और ये तीनों के तीनों बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपने को पता ये चैप्टर अपना 7 मार्क्स का है और इस चैप्टर के अंदर 7 क्वेश्चन आएंगे। इसमें 2 क्वेश्चन ये हैं, सबसे ज्यादा काम आपको इनके ऊपर करना है। 2 क्वेश्चन आएंगे, एक आएगा नॉलेज बेस्ड और एक आएगा एक्सप्लेनेशन बेस्ड या फिर इंटरप्रिटेशन बेस्ड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो शुरुआत करते हैं अपने यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर की। स्टूडेंट्स, अपना ये सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है। ऑलराइट, ये ध्यान में रखना होगा आपको। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, तो यहाँ आपने 2 टाइप के कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, पहला सीरीज और दूसरा पैरेलल। पहला सीरीज और दूसरा पैरेलल। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। इन दोनों का ऐसे ही टेबुलर फॉर्म बना के इन दोनों का कंपेयर करेंगे और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में पूछ लेता है, आपको बोलेगा ये XYZ इनकी कोई वैल्यू है, ये डिफरेंट ओम के ये क्या है, रजिस्टर है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए यदि इनको सीरीज में ऐड किया गया या फिर पैरेलल में। तो आप इनके फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। हम पहले बात करेंगे रजिस्टर के सीरीज कॉम्बिनेशन का, किसका, सीरीज का, और यहाँ हम बात करेंगे पैरेलल का। सीरीज के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इनका डायग्राम बनाते हैं। सीरीज मतलब एक लाइन के अंदर होंगे, एक लाइन के अंदर होंगे सारे के सारे रजिस्टर, सारे के सारे रजिस्टर। इनका डायग्राम ऐसे बनेगा। ऑलराइट, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ये क्या है अपने पास, ऐसे समझ लेते हैं 2 ओम 3 ओम 6 ओम के क्या है, ये रजिस्टर है। ऑलराइट, या मैं इनको ऐसे लिख दूं, ये इनकी वैल्यू नहीं बताकर इनको सिंबलाइज कर दे, ये R1 R2 और ये R3। ऑलराइट, और इनका कनेक्शन किससे कर दिया, बैटरी से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ऑलराइट, और ये रही की, और इनके साथ ये रहा एमीटर। ऑलराइट, और इनको यहाँ पे क्लोज कर दो। ओके, सर्किट बंद हो गया। ऑलराइट फ्रेंड्स, ऑलराइट, ये रही बैटरी, ये रही अपनी बैटरी, और बैटरी क्या मेजर करती है, वोल्ट मीटर को। तो आप इनको यहाँ पैरेलल में लगा सकते हो, प्लस और माइनस। ऑलराइट, ऑन कर दिया, ये करंट फ्लो हो रही है, ये करंट फ्लो हो रही है। इंडिया के अंदर 220 वोल्ट की करंट सप्लाई होती है डोमेस्टिक। ऑलराइट, 220 वोल्ट की। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये है सीरीज का डायग्राम। ये क्या है, सीरीज का, तीनों एक ही लाइन के अंदर है। R1 का लास्ट एंड R2 के फर्स्ट एंड से ऐड किया गया है और R2 का लास्ट एंड R3 के फर्स्ट एंड से ऐड किया गया है। उनको आप ऐसे कर सकते हो। ऑलराइट, और अब बात कर रहे हैं पैरेलल की। दोनों के डायग्राम को एक साथ कंपेयर करेंगे, आसानी रहेगी। पैरेलल, ये जो रेजिस्टेंस है ना, इनको पैरेलल करना है। पैरेलल, जैसे आप मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हो पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। ऑलराइट, इनका डायग्राम आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे आसानी से ऐसे बना सकते हो। ऑलराइट, ये देखो, एक तीनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ये R1 और ये R2 और ये R3। ओके, ऐसे और भी हो सकते हैं, R4 R5 R6, या आगे भी हो सकते हैं R3 R4। ओके, तो इनका कनेक्शन सेम ऐसे बैटरी के साथ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये बैटरी। ओके, और यहाँ पे अपना की, और ये अपना एमीटर जो कि करंट को मेजर करेगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से अपना ये सर्किट बन जाता है। और यहाँ हम फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल के अंदर, और पैरेलल में और सीरीज में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो फाइनली इनका जो फॉर्मूला निकल के आता है, फाइनली जो फॉर्मूला निकल के आता है, लास्ट ईयर पूछ लिया था, सीरीज के बारे में पूछा था कि जो सीरीज के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो डिराइव कैसे हुआ, इसका फॉर्मूला कैसे है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज के लिए क्या होता है, R, मैं यहाँ E लिखता हूँ, E फॉर इक्विवेलेंट। ओके, सीरीज के अंदर, यदि सीरीज के अंदर इन रजिस्टर को जोड़ा गया है तो ये तीनों मिलकर कितना रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे उस सर्किट के अंदर। तो स्टूडेंट्स, इन तीनों को जोड़ दो, इनका जो टोटल होगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो R1 R2 R3। ओके, यहाँ अपने पास 3 है, और भी हो सकते हैं आगे। ऑलराइट, तो ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ऑलराइट, अब बात आती है किसकी, पैरेलल की। किसकी, पैरेलल की। पैरेलल की, क्या सर पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी ऐसे ऐड होगा क्या? स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। इनके फॉर्मूले को तो हम डिराइव नहीं करेंगे, लेकिन इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या इनमें बेसिक जो मेन डिफरेंस है वो मैं आपको यहाँ क्लियर करवा देता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है,
ऐड नहीं होते, ऐड होते हैं लेकिन इस फॉर्म में नहीं होते। आप क्या करोगे, इनका 1/R1, 1/R2 और 1/R3, ये भी आगे भी है तो ऐसे हो जाएगा, और यहां पर 1/R इक्वलेंट। तो ये रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। और मैंने अभी आपको बताया कि भारत के अंदर जो डोमेस्टिक का इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट की होती है, 220 वोल्ट की होती है। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ बैटरी ने क्या करंट प्रोड्यूस किया, करंट यहाँ पे आ गई, इसमें आ गई, इसमें आ गई, इसमें आ गई, इसमें आ गई, और वापस ऐसे चलती रहती है, चलती रहती है। मान लीजिए इस बैटरी ने 2 एम्पीयर की करंट प्रोड्यूस की, कितने एम्पीयर की, 2 एम्पीयर की, तो 2 एम्पीयर ही इसमें आएगी, 2 एम्पीयर इसमें आएगी, 2 एम्पीयर इसमें आएगी, 2 एम्पीयर इसमें आएगी। ऑलराइट, लेकिन जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज वो डिफरेंस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट, डिफरेंट, गॉट इट। इसमें करंट की वैल्यू सेम रहेगी। मैंने क्या बताया आपको, यहां मान लीजिए इसने 2 एम्पीयर की करंट प्रोड्यूस की, तो R1 के अंदर भी 2 एम्पीयर जाएगी, R2 के अंदर भी 2 एम्पीयर और R3 के अंदर भी 2 एम्पीयर। तो सर सीरीज के अंदर करंट क्या रहती है, करंट क्या रहती है, सेम। यदि करंट सेम रहती है तो सर जो वोल्टेज है वो क्या रहता है, डिफरेंट, वोल्टेज क्या रहता है, डिफरेंट। बस इस बात को इधर ऑपोजिट कर दो, क्या कर दो, ऑपोजिट कर दो कि सर इसमें जो करंट होती है वो तो क्या होगी, डिफरेंट होगी, करंट क्या होगी, डिफरेंट, और वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। सर ऐसा क्यों, ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहां से करंट पास हुई, आते ही इसमें चलेगी, इसमें चलेगी, इसमें चलेगी, R1 में चलेगी, R2 में चलेगी, R3 में चलेगी। इधर R1 की वैल्यू क्या है उसके हिसाब से इसमें करंट जाएगी, R2 की वैल्यू क्या है इसके हिसाब से जाएगी, और R3 की क्या है उसके हिसाब से जाएगी। लेकिन तीनों के अंदर जो वोल्टेज है ना वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट और यहाँ पे 220 वोल्ट। तो आपने क्या समझा कि सीरीज के अंदर करंट सेम रहती है, वोल्टेज डिफरेंट रहता है, पैरेलल के अंदर करंट डिफरेंट रहती है और वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये दोनों का फॉर्मूला है। वैसे आपको कोई कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं पूछेगा इसमें से, डायरेक्ट आपको रजिस्टर दे देगा कि इतने रजिस्टर है और इनको पैरेलल में लगाया गया, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। जो भी आपको रजिस्टर दिए गए हैं तो उसको 1/R1, R2, R3, R4 करके इनका एलसीएम लो और फाइनली आप इनका इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ध्यान देना स्टूडेंट्स, इसके अंदर करंट सेम कैसे रहती है, मैंने आपको बताया ना, यहां से करंट प्रोड्यूस हुई, यहां आ गई, आ गई, आ गई, सीधी चल रही है, सीधी चल रही है, एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट डिवाइड हो गई। यहाँ पे देखो, यहाँ करंट मान लीजिए यहाँ पे 2 एम्पीयर है, कितनी, 2 एम्पीयर करंट यहाँ आते ही 3 भागों में डिवाइड हो गई। इधर ये रही, यहाँ I1 है, इसमें I2 है, इसमें I3 है। लेकिन यहाँ पे करंट क्या थी, यहाँ I है, यहाँ पर भी I है और यहाँ पर भी I है। मैंने क्या कहा, वोल्टेज डिफरेंस रहता है, तो यहाँ वोल्टेज V1, यहाँ वोल्टेज V2 और यहाँ वोल्टेज V3। यहाँ पे करंट डिफरेंट हो जाती है तो I1, I2, I3, यहाँ वोल्टेज सेम रहता है तो इसका वोल्टेज V और इसका वोल्टेज भी V और इसका वोल्टेज भी V। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देखो यहाँ से करंट पास हुई है और यहाँ आती है करंट, 3 भागों में डिवाइड हो जाती है, ऐसे आगे 3 भागों में डिवाइड हो जाती है। इसकी वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू कितनी है, ये रजिस्टर कितने, इनका रेजिस्टेंस कितना है। मान लीजिए ज्यादा रेजिस्टेंस है तो करंट बहुत कम खींचेगा, इसकी वैल्यू इससे और कम है तो ये कम करंट खींचेगा, इसकी वैल्यू बहुत कम है तो ये सबसे ज्यादा करंट खींचेगा। ध्यान देना, R की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, R की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी करंट उतना ही कम सप्लाई होगा। यदि R की वैल्यू कम है तो करंट की सप्लाई क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है और वोल्टेज सेम हो जाता है। तो फाइनली ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। ऑलराइट, यहाँ पे तीनों जो भी आपको रेजिस्टेंस दिया गया R1, R2, R3, R4, इन तीनों को क्या कर दे, सम कर दे। ऑलराइट, बट यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ का 1/R1, 1/R2, 1/R3 हो जाता है। ऑलराइट, यहाँ पे इक्विवेलेंट आएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो मोस्टली बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, मोस्टली बच्चे इसमें गलती कर देते हैं क्योंकि इसमें एलसीएम लेना पड़ता है और ये कई बार 1/RE की वैल्यू निकाल के छोड़ के आ जाते हैं। बट अपने को क्या चाहिए, RE की, R इक्विवेलेंट, और किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो यहाँ पे जो भी आपको रजिस्टर दिए गए हैं, इनका रेजिस्टेंस दिया गया, इनको ऐड कर दो, यहाँ 1/R1 कर दो। ऑलराइट, और यहाँ पे एक जो भी क्वेश्चन आएगा वो नॉर्मल सा आएगा। गॉट इट स्टूडेंट्स। तो लास्ट ईयर पूछा था सीरीज का ये फॉर्मूला
बना तो बना कैसे? तो स्टूडेंट्स यहाँ से बन जाता है आई सेम रहती है, यहाँ आई सेम रहती है, यहाँ आई सेम, यहाँ वोल्टेज डिफरेंस, यहाँ वोल्टेज डिफरेंस, यहाँ वोल्टेज डिफरेंस। तो अपने को पता है, अपने को पता है V इक्वल टू आई आर ओम के नियम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से ये फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, लेकिन हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लास्ट ईयर ही पूछ लिया गया, तो हम स्मार्ट स्टडी करेंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ 2+2 की फॉर्म में यदि कोई पूछेगा तो यहाँ से भी आ जाएगा। इससे पहले और भी हमने इसमें टॉपिक पढ़े, वहां से आपको दे देगा। ऑलराइट, ये बात थी आपकी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे यहाँ पर हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसमें बेस्ड एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करते हैं हम पहले। कई बार आपको डायरेक्ट ऐसे दे दिया जाता है कि 10 ओम, 15 ओम और 20 ओम के तीन क्या है रजिस्टर है, उनको सीरीज में जोड़ा गया है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए। लेकिन कई बार ऐसा नहीं पूछ के आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दे देता है, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे देता है और साथ में इनकी रजिस्टर दे देता है कि ये रजिस्टर है, 3 रजिस्टर है। पहले रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम, दूसरे का 3 ओम, तीसरे का 6 ओम। ठीक है, ये रजिस्टर है 3। सपोज दैट ऐसे कि अपने पास रजिस्टर है, ऑलराइट, और बाद में आपको कह दिया कि इसको किस प्रकार से ऐड करें, कौन से कॉम्बिनेशन से ऐड करें कि इनका इक्विवेलेंट क्या आ जाए, 4 ओम आ जाए और 1 ओम आ जाए। इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आता है तो ये थोड़ा सा मैं बोल सकता हूं कि कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपके लिए। ऑलराइट स्टूडेंट, वरना तो नॉर्मली में क्या पूछता है, आपको रेजिस्टेंस दे देगा अलग अलग रजिस्टर के, पूछेगा पैरेलल और सीरीज में, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हो। लेकिन आपको साथ में दे दिया इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम और 1 ओम को, इसको किस प्रकार से ऐड करें ये आ जाए। तो स्टूडेंट ध्यान देना, ये पहले पूछ रहा है आपको 4 ओम, फिर पूछ रहा है आपको 1 ओम। तो अपने पास क्या मेथड हो सकते हैं, अपने पास कितने रजिस्टर है, 3, 1, 2 और 3। ऑलराइट, तो मैं ट्राई करता हूं यहाँ पे। तो आप ऐसे कर सकते हो, 3 रजिस्टर है, अपने को इक्विवेलेंट कितना चाहिए, 4। तो स्टूडेंट्स 2 को तो मैं ले लेता हूँ सीरीज में, 2 को मैं ले लेता हूं इसमें सीरीज में, और 1 को ले लेता हूं पैरेलल में, 1 को पैरेलल में। ऑलराइट, हम कोशिश कर रहे हैं ये आपकी बैटरी प्लस माइनस की। ऑलराइट, ये आपका सर्किट बन गया। ऑलराइट, 2 को मैंने ले लिया किसमें, सीरीज में, और 1 को ले लिया मैंने पैरेलल में। ऑलराइट, सीरीज में लिया मैंने आपको 2 ओम को, और ये इसको लिया मैंने 3 ओम को, और ये बच गया 6 ओम। ऑलराइट, ध्यान देना, यदि इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर पैरेलल भी हो और सीरीज भी हो, तो सबसे पहले अपने को सीरीज को सोल्व करना होगा। तो यहाँ पे सीरीज के अंदर 2 रेजिस्टेंस है या 2 रजिस्टर है, और इनका रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम और 3 ओम। ये दोनों किसमें, सीरीज के अंदर है, किसमें, सीरीज में। और सीरीज में आपको पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए अपने पास कितने, 2, तो R कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो यहाँ पे कितना 2 ओम और ये कितना 3 ओम, तो ये कितना हो गया 5 ओम, कितना 5 ओम। तो यहाँ इनका जो इक्विवेलेंट आ गया वो कितना हो गया 5 ओम। ऑलराइट, तो मैं 2 और 3 की जगह इनका इक्विवेलेंट लिख देता हूँ, जो कि हो गया 5 ओम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, 5 ओम। पहले हमने सीरीज को सोल्व किया। अब देखो इनको ध्यान से, ये दोनों क्या बन गई, क्या बन गई, पैरेलल बन गई। मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ। ऑलराइट, दोनों क्या बन गई, पैरेलल। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल बन गया। तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 1/R2। 1/R1 की वैल्यू कितनी है, 1/5, और इसकी कितनी है 1/6। ये क्या हो गया R इक्विवेलेंट। ओके, 1/5 और 1/6 दोनों का एलसीएम कितना आएगा 30। एलसीएम कितना 30, 5 6 जा 5 6 5 जा 6 5 जा, तो 1/RE इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 11/30। 11/30 किसकी वैल्यू आ गई, 1/RE की वैल्यू आ गई 11/30। अपने को RE की फाइंड करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। RE इज इक्वल टू 30/11, जो कि ऑप्शन में नहीं है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब अपना जो कॉम्बिनेशन था जिसमें हमने 2 को सीरीज में ऐड किया और 1 को पैरेलल में किया, जो कि गलत हो गया। तो इसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा, ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो सर जो अभी मैंने आपको 2 सीरीज में ऐड किए और 1 पैरेलल में, उसको उल्टा कर दो, उसको उल्टा कर दो।
अभी हमने क्या किया, दो सीरीज में किया और एक किसमें किया, पैरेलल में। तो आप ऐसा कीजिए, दो पैरेलल में, किसमें, दो पैरेलल में, ये रहे दोनों पैरेलल, ये रहे दोनों पैरेलल, और एक किसमें हो जाएगा, सीरीज में। इसका मैंने उल्टा कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है, अब देखते हैं कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनता है। तेरी बैटरी, ऑलराइट, प्लस और माइनस, दो को मैंने किस में कर दिया, पैरेलल में, दो को पैरेलल में और एक को किस में कर दिया, सीरीज में। अब देखते हैं इनका कि इनमें से कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है क्या। दो किस में, पैरेलल में, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 1/r2। और ये दो पैरेलल में मैंने कौन से किए, ये दोनों वाले किए, ये दोनों वाले किए, ऑलराइट। ये 2 ओम है और ये 3 ओम है, ये बचा 6 ओम, इसको मैंने यहाँ सीरीज में कर दिया, ऑलराइट। तो इसका फॉर्मूला यहाँ रख दो, 1/2 प्लस 1/3, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 6, कितना आ गया, 6, 2 3 जा और 3 2 जा, 3 2 जा, ऑलराइट। 1/r इज इक्वल टू 5/6। तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ गया, 5/6। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5 ओम। तो इनकी जो वैल्यू आ गई है ना, इनकी वैल्यू इक्विवेलेंट, ये दोनों मिलकर कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेंगे, तो वो वैल्यू आ गई है 6/5। तो इनको आप हटा सकते हो यहाँ से, 6/5। अब यहाँ पर ये 6/5 ओम हो गया, 6/5 ओम। अब देखो ये दोनों क्या हो गई, किस में हो गए, सीरीज में, किसमें, सीरीज में। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R1 इजिकल टू, सॉरी RE इजिकल टू R1 प्लस R2। तो R कितना है, 6/5 और ये R2 कितना है, 6, ऑलराइट फ्रेंड्स। तो यहाँ से हम निकालेंगे, इनका एलसीएम कितना आ गया, 5, ये हो गया 6, 5 1 जा 5, ओके, और ये कितना आ गया, 36। तो स्टूडेंट्स ये भी नहीं बन पा रहा है, ये भी नहीं बन पा रहा है। तो आप कैसे करोगे, एक बार और हम ट्राई करते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं। अपने पास 3 रजिस्टर है और तीनों रजिस्टरों का डिफरेंट क्या है, रेजिस्टेंस है। तो आपको इस प्रकार से इनको कंबाइन करना है कि इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाए, 4 ओम और 1 ओम आ जाए, ऑलराइट फ्रेंड्स, ऑलराइट। हम यहां से ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, 3 और 6 को हम क्या कर लेते हैं, पैरेलल कर लेते हैं। 3 और 6 ओम को क्या करेंगे, पैरेलल करेंगे। और ये जो बचा है ना 2 ओम, इसको हम किस में कर लेंगे, सीरीज में कर लेंगे, ऑलराइट। अब ट्राई करते हैं, प्लस माइनस, ये बैटरी और ये आपका सीरीज, ऑलराइट। इसमें करंट पास हो गई, इसमें आ गई, इसमें आ गई, इसमें आ गई। ये दोनों किस में, 2 ओम को हमने लिया सीरीज में, 3 ओम और ये 6 ओम, ये दोनों किस में, पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/RE R1 प्लस R2, ऑलराइट। 1/R1 की वैल्यू कितनी है, 1/3 और 1/R2 की 1/6। ये क्या हो गया, 1/RE। इनका एलसीएम कितना हो गया, 6, 3 2 जा 6 और ये कितना हो गया, 6 1 जा 6 और ये हो गया इतना, ऑलराइट। ओके, मुझे अब लग रहा है कि हम लाइन पे हैं, सही ट्रैक पे आ गए। तो ये कितना हो गया, 2 1 प्लस 3, 3/6, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये वैल्यू आ गई, फाइनली ये वैल्यू आ गई, ये 1/RE की वैल्यू आ गई 1/2। और अपने को फाइंड करना है RE की वैल्यू, RE की वैल्यू। तो ये कितना आ गया, 2 ओम, कितना आ गया, 2 ओम। तो यहाँ पर अभी हमने ये पैरेलल को सोल्व कर लिया, ये ओवरऑल कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, वो होगा 2 ओम। अब इसको आप हटा सकते हो। तो आपको जितनी पॉसिबिलिटी बनेगी ना डायग्राम की, वो सारी की सारी आपको सीक्वेंस में दिखानी है, ऑलराइट फ्रेंड्स। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, डोंट वरी। तो इनका इक्विवेलेंट आ गया 2 ओम। अब देखो ये दोनों किस में हो गए, ये दोनों हो गए सीरीज में, और वी नो द फॉर्मूला ऑफ सीरीज इज RE इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो R1 कितना है, 2 ओम, और आगे वाला R2 कितना है, 2 ओम। तो RE कितना हो गया, RE 2 प्लस 4 ओम। तो पहला अपना सही हो जाता है। तो आपके लिए मैं छोड़ता हूं आगे वाला। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि 1 ओम को मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है 1 ओम का, तो आप बताइए कि 1 ओम के लिए इन तीनों रजिस्टर के रेजिस्टेंस को किस प्रकार से ऐड करते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन है,
थोड़ा आपको अपना स्किल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको पहले दे दिया जाता है कि इक्विवेलेंट इतना है, तो इनको किस प्रकार से ऐड करते हैं। तो फाइनली हमने क्या किया, 2 को ऐड किया पैरेलल में, 2 को किस में किया, पैरेलल में, और किया किसको, 3 और 6 को। ये भी आपको याद रखना है, 3 ओम और 6 ओम को हमने किस में किया, पैरेलल में, बचा 1 उसको सीरीज में, जो कि था 2 ओम, जो कि 2 ओम। आप इसका उल्टा कर देना 1 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ऐसे आपका एग्जाम में पूछ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता आरबीएससी में इतना कॉम्प्लेक्स पूछ लेगा आपसे। यदि ऐसा पूछेगा तो वो क्वेश्चन 3 मार्क्स का बनता है, लेकिन यहाँ अपने पास 2 मार्क्स के 2 + 2 2 क्वेश्चन है, ऐसा आने की संभावना नहीं है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये थी अपनी बात सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, जो कि हम पढ़ चुके हैं। ऑलराइट, आगे हम बात करेंगे इस चैप्टर का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट का जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला, और ये डिराइव नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, सुपरफास्ट रिवीजन चल रहा है, डिराइव आपका किया हुआ है। फाइनली एक बार इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद कि दोबारा आपको 20 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर के साथ कनेक्ट कर देना। ऑलराइट, ये रिवीजन है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या जूल भाई साहब थे, उन्होंने ये बताया था, या जूल हीटिंग इफेक्ट। तो यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। ऑलराइट, तो आप क्या लिखोगे, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला ये लीजिए, इनका फॉर्मूला H फॉर हीट। ओके, फॉर्मूला क्या आएगा, I² RT। ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको न्यूमेरिकल दे देगा और पूछेगा बताइए इसके अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो आपको दे दिया जाएगा, आपको गिवन क्या होगा, जनरली आपको ये गिवन होगा I की वैल्यू दे देगा, R की वैल्यू दे देगा, और T की वैल्यू दे देगा। ऑलराइट, पहला पॉसिबिलिटी तो ये है, यदि आपको हीट पूछेगा, और एक बात ध्यान रखना, जो हीट है ना वो किए गए काम के बराबर होती है, तो आपको पूछ लेगा कितना जूल वर्क हुआ, तो कंफ्यूज मत होना, हीट इज इक्वल टू W, तो ये इसको हम W के बराबर भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो आपको ये इनकी वैल्यू दे देगा, I की, R की और T की। I की वैल्यू को स्क्वायर कर देना, R का जैसा क्या वैसा, और T को आपस में सभी को मल्टीप्लाई कर देना, क्या आ जाएगी, हीट। एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है, आपको क्या करेगा, हीट दे देगा, हीट दे देगा। अपने पास कितनी वैल्यू है यहाँ पर, 1 2 3 4 है, 4 में से आपको 3 वैल्यू दे देगा, कोई भी दे सकता है, I R T दे देगा, H पूछेगा, या I दे देगा, H दे देगा, R दे देगा, T दे देगा, फिर पूछेगा इसमें करंट कितनी सप्लाई हुई, और ऐसे ही R के बारे में पूछ सकता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ से इस फॉर्मूले से ये पॉसिबिलिटी बनानी आनी चाहिए आपको। ऑलराइट, सपोज दैट आपसे पूछ लिया, ऐसे पूछ लिया, आपको हीट दे दी, क्या कर दिया, हीट दे दी, I² RT, हीट की वैल्यू दे दी, और ये पूछेगा I बताइए, I फाइंड कीजिए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे I² RT। मैंने कुछ नहीं, इसको इधर किया, इधर इसको ले जाऊंगा, I² RT। पूछा क्या है, I की वैल्यू। ऑलराइट, I यहाँ किसमें, स्क्वायर के फॉर्म में, तो I², जिसको पूछा उसको साइड में निकालो, ये H है, ये H, I के बाजू में कौन है, इनको अपॉन में ले जाओ, RT। पूछा किसके बारे में, I के बारे में, I यहाँ पे किसमें, स्क्वायर के फॉर्म में, तो स्क्वायर हटाने के लिए इधर रूट लग जाएगा, यहाँ लिख देता हूं, यहाँ रूट लग जाएगा, तो I इज इक्वल टू H अपॉन R इंटू T। ये रहा फॉर्मूला, किसके लिए, I के लिए। तो ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, अपने एनसीईआरटी के अंदर है। जो भी हीट की वैल्यू देगा, मुझे नहीं लगता जो हीट की वैल्यू देगा ना, जो R और T के मल्टीप्लाई से मुझे लग रहा है पूरा कट होगी, और ऐसी संख्या आएगी जो एक रूट वाली संख्या होगी। क्या होगी, रूट वाली संख्या, या वो हो सकती है 25 36 16 9, इस फॉर्म में आएगा। मान लीजिए पूरे की वैल्यू क्या आ गई, 25 आ गई, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25, तो करंट इसमें कितना एम्पियर, 5 एम्पियर। याद रखना स्टूडेंट्स, फॉर्मूला है H इज इक्वल टू I² RT। आप यहाँ 4 के पास डाटा है, 3 दे देगा, 1 पूछ लेगा। ऑलराइट, तो मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा इस पे ध्यान देना, I के बारे में पूछ लेगा। ओके, ये था अपना हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, जो कि जूल भाई साहब ने दिया था। आगे इस चैप्टर में आता है एक और टेक्निकल टर्म्स, दैट इज फ्यूज। और फ्यूज के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आज तक काफी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं।
तो यहाँ आरबीएससी में भी पूछ सकता है और आरबीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। मैंने काफी एग्जाम के अंदर देखा है फ्यूज के बारे में पूछता है, पूछेगा व्हाट इज फ्यूज, राइट वन यूज ऑफ फ्यूज। फ्यूज क्या है? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, फ्यूज एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस है जो अपने इलेक्ट्रिक सर्किट को, जो न्यूमरस अमाउंट के अंदर करंट पास होती है, उसे अपने इलेक्ट्रिक सर्किट को या अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंस को उनको जलने से बचाता है। ऑलराइट, फ्यूज क्या? फ्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। फ्यूज, फ्यूज क्या? एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस, सेफ्टी डिवाइस। सर अपनी ये सेफ्टी कैसे करता है? सेफ्टी कैसे करता है सर? इसका ये किसका बना होता है? मेटल पावर किसका बना होता है? या तो प्योर मेटल का या फिर ये अलॉय का बना होता है। ठीक है, जनरली हम अलॉय का ही काम में लेते हैं, जैसे लेड हो गया, टिन हो गया या कॉपर का हो गया। ऑलराइट, तो ये अलॉय या फिर मेटल का बना होता है। तो सर इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है? इसका रेजिस्टेंस ही इंपॉर्टेंट है। जो फ्यूज होता है उनका रेजिस्टेंस होता है बेटा हाई। रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस होगा फिर करंट पास होगी। हाई रेजिस्टेंस होने से ये वायर में टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने से ये सर्किट से टूट जाएगा, ये अपने आप को ये क्या कर लेगा? शहीद कर लेगा, अपने आप को शहीद कर लेगा। किसकी सुरक्षा के लिए? आपके घर में जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगे ना, महंगे महंगे एसी, फ्रिज, कूलर, उनको बचाने के लिए खुद शहीद हो जाएगा और आपके इलेक्ट्रिक सर्किट को बचा लेगा। कब? जब सडनली न्यूमरस अमाउंट के अंदर करंट पास हो जाती है। कई बार आपने सुना है ना इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के बारे में सुना है। शॉर्ट सर्किट में यही होता है, शॉर्ट सर्किट में ये होता है अपना लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों कॉन्वर्स अटैच हो जाते हैं, तो उस टाइम रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है और करंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में पास हो जाती है, तो पूरा का पूरा सर्किट जल जाता है। लेकिन आजकल सेफ्टी डिवाइस फ्यूज की जगह एमसीबी आ गया, जो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है। उनको पता चल गया कि बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट आ रही है, तो ऑटोमेटिकली आपके इलेक्ट्रिक सर्किट को ये हटा देगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई, याद रखना। और इसको कंबाइन करते हैं सीरीज में। किसमें? सीरीज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूज इज कनेक्ट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, या फ्यूज को इलेक्ट्रिक सर्किट में ऐड किया जाता है सीरीज में, पैरेलल में। सीरीज और पैरेलल दोनों में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, हम फ्यूज को ऐड करते हैं सीरीज में। इससे पहले हमने एक और पढ़ा है, एमीटर को किसमें? सीरीज में, और फ्यूज को सीरीज में, लेकिन वोल्टमीटर को पैरेलल में। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो क्या पढ़ा आपने? फ्यूज एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस है जो अपने इलेक्ट्रिक सर्किट को न्यूमरस अमाउंट में जब करंट सप्लाई हो जाती है, उससे अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंस को बचाता है। ऑलराइट, और ये कब होता है? जब ये शॉर्ट सर्किट होता है। ये अपना लाइव वायर है और ये अपना न्यूट्रल वायर है। ठीक है, या तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा अप्लायंस एक साथ आप ऑन कर देते हो, तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें करंट सप्लाई होगी, क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, वो अपने हिसाब से, उनकी पावर क्या है उसके हिसाब से वो करंट को खींचेंगे, और खींचेंगे इतना दबाव पड़ जाता है वायर के ऊपर कि वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, और ये दोनों आपस में टच हो जाते हैं। बस यहाँ आने से आप आर ऑलमोस्ट 0 के आसपास हो जाता है और करंट बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये इनसे बचाने के लिए आपके यहाँ इलेक्ट्रिक सर्किट में हम यूज करते हैं एक सेफ्टी डिवाइस को। ऑलराइट, और अर्थिंग भी एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस है। तो ये किसका बना होता है? मेटल और अलॉय का बना होता है। सेफ्टी डिवाइस का काम करता है, रेजिस्टेंस हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, याद रखना। यदि मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो वो जल्दी से ब्रस्ट अप नहीं हो पाएगा, मेल्ट नहीं होगा, करंट चली जाएगी और आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट को जला देगी। ऑलराइट, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई, रेजिस्टेंस हाई। और किस में ऐड करते हैं? सीरीज के अंदर। तो ये बात थी फ्यूज के बारे में, तो ये पूरा जो टॉपिक है ना इस वीडियो वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। मैं किसी के बारे में नहीं बोल सकता कि ये नहीं आएगा। ऑलराइट, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, उसके अंदर आपको अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया है, जिसके अंदर आपको रेजिस्टेंस दे दिया और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे दिया, बताइए कि इनको कैसे जोड़े, ऐसा क्वेश्चन आपने यहाँ नहीं आएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। यदि 3 मार्क का कोई क्वेश्चन आता है तो मैं बोल देता है कि ये आ सकता है। तो फाइनली इस वीडियो का अंतिम टॉपिक और इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर। तो यहाँ पर एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने की संभावना, एमसीक्यूज आने की संभावना होती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स,
सुपर फास्ट डिवीजन की सीरीज में अपना ये फिजिक्स का पहला चैप्टर। इसके बाद पढ़ेंगे हम लाइट, और ये लाइट वाला चैप्टर थोड़ा लेंथी है, उसमें डायग्राम है। उसके बाद पढ़ेंगे हम ह्यूमन आई, ऑलराइट। और ये सारे के सारे फिजिक्स के चैप्टर हैं, मोस्टली जो चैप्टर 3-4 वो 7 मार्क्स के हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको अपने पेपर में फिजिक्स की दिखाई देंगे, ऑलराइट। तो यहाँ पे इस चैप्टर में भी 5 क्वेश्चन हैविंग 7 मार्क्स। तो ये चैप्टर 7 मार्क्स का है, और अपने को प्लानिंग से स्टडी करनी है, प्लानिंग से स्टडी करनी है। अभी तक अपना सिलेबस पूरा हो चुका है, या आप अपना सिलेबस कर चुके हैं अपनी तरफ से, लेकिन अभी एग्जाम के टाइम में आपकी प्लानिंग कैसी है, कौन से चैप्टर को ज़्यादा पढ़ना है। बस ऐसे बच्चे जो प्लानिंग कर लेते हैं वो अलग हो जाते हैं सभी से, ऑलराइट। और इसके बाद में पढ़े हम इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर। क्या सर, इलेक्ट्रिक बोले तो इलेक्ट्रिसिटी। क्या सर इलेक्ट्रिसिटी में पावर होती है? क्या करंट में पावर होती है? हाँ होती है। हम कई बार बोलते हैं ना, इस तार के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो होती है, या ये सर्किट है, ये जो लाइन जा रही है करंट की, इसमें बहुत ज़्यादा पावर है, दूर रहना। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो अपने पास यहाँ 3 फॉर्मूले हैं इलेक्ट्रिक पावर को फाइंड करने के, ऑलराइट। ये डिराइव कैसे हुए, इनके ऊपर हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि सुपर फास्ट डिवीजन चल रहा है, तो यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 3 फॉर्मूले क्या स्टूडेंट्स, ध्यान देना। P बोले तो पावर, ओके। यदि आपको वोल्टेज दिया है और आपको करंट दिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो P इजिकल टू VI, एक फॉर्मूला ये है। और यदि आपको रेजिस्टेंस दिया है, क्या दिया है? रेजिस्टेंस दिया है, और साथ में दिया वोल्टेज, तो आप कर दो वोल्टेज की स्क्वायर, और जो आपको रेजिस्टेंस दिया उसका भाग दे दो, एक फॉर्मूला ये भी है। और एक फॉर्मूला ये भी बनता है कि यदि आपको I दिया है, करंट दिया और R दिया है, तो आपका फॉर्मूला ये बन जाता है I²R, ऑलराइट। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, बस आपको देखना है कि इसने दिया क्या है। आपको करंट दिए और वोल्टेज दिया है, तो करंट और वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर दो। आपको दिया रेजिस्टेंस और आपको दिया है वोल्टेज, तो दोनों को आप वोल्टेज को स्क्वायर करके आप रेजिस्टेंस का भाग दे सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। और यदि आपको दिया है I और R दिया है, तो I का स्क्वायर कर दो और R को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। सपोज दैट आपको I की वैल्यू दे दी 5 एम्पियर, R दे दिया आपको 20 ओम, ऑलराइट। ये आपका क्वेश्चन है। तो I की वैल्यू कितनी है? 5 एम्पियर। I यहाँ पे क्या है? 5 की क्या हो जाएगी? स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी है? 70। तो यहाँ पे क्या हो गया? 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25। ये कितना हो गया? 20 2 जा 50, और ये 50 और ये 50। पावर क्या आ गई? वॉट। पावर क्या आ गई? 500 वॉट। ध्यान देना स्टूडेंट्स, एक शब्द देखने को मिलेगा आपको किलोवाट आवर। और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट है। तो आपको पूछ सकता है कि 1 kWh के अंदर कितने जूल होते हैं, और यही एक यूनिट होता है जो अपने घरों में बिल आता है ना, वो इसी फॉर्म में आता है, 3.6 × 10⁶ जूल, किसमें? 1 kWh या 1 यूनिट के अंदर। तो ये अपने पावर के तीनों फॉर्मूले, P इजिकल टू VI, V²/R, या P इजिकल टू I²/R, ऑलराइट। आपको गिवन क्या है उसको आप रफ साइड में लिखना, फिर आप देखना कौन सा फॉर्मूला अपने को यूज करना है, ऑलराइट। तो आपको ये पावर है ना, पावर की यूनिट, पावर की वैल्यू क्या है उसके हिसाब से इनकी यूनिट बन जाती है। यदि पावर कम है तो नॉर्मली हम वोट लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? वोट। उसके बाद में यदि पावर ज़्यादा है तो क्या लिख देते हैं? किलोवाट। 1 किलोवाट में कितने वोट? 1000 वोट। और उसके बाद में एक और यूनिट आती है, आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक पावर की, किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर के अंदर कितने जूल होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक एनर्जी, और एनर्जी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल होती है। 3.6 × 10⁶, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आपको पूछेगा हाउ मेनी जूल्स आर इन 1 kWh, ये 1 kWh के अंदर जूल कितने होते हैं? तो ध्यान से आप अपना इस क्वेश्चन को देखना है। कई बार ये पॉइंट नहीं लगाता है, 36 कर देता है, 36, तो आप जल्दबाजी में क्लिक कर दोगे कि ये सही है। तो ध्यान से देखना, 3.6 × 10⁶ जूल, ऑलराइट। गॉट इट स्टूडेंट्स। और कई बार आपको एक क्वेश्चन पावर से रिलेटेड ऐसे भी मिल जाता है कि आपको ये दे देगा कि आपके पास इतने बल्ब है या फिर इतनी ट्यूबलाइट है, और ट्यूबलाइट की जो पावर है इतनी है, और इसको
दिन में 10 घंटे चलाया गया, कितने घंटे? 10 घंटे चलाया गया। तो बताओ आपके घर में आपके जो मीटर लगा है उसने कितनी यूनिट निकाल दी या कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर दी। ऑलराइट, ये अपने घरों में भी होता है। ऑलराइट, मान लीजिए आपके पास एक बल्ब है या फिर ये ट्यूबलाइट है, क्या ट्यूबलाइट है, और ये कितनी वोट की है, मैं बोल दूं एक बार 50 वोट की। और एक और ट्यूबलाइट और है और ये अपने पास है कितनी वोट की, 100 वोट की। दोनों को हमने स्टार्ट किया है 5 बजे, सुबह 5 बजे, और बंद किया है उनको 10 बजे। तो कितने घंटे चल गए दोनों? 5 आवर। तो बताइए दोनों ट्यूबलाइट ने पूरे इन 5 घंटे के अंदर कितनी यूनिट बिजली कंज्यूम कर ली। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, जो आपको वोट दे रखा है, एक बार मैं इसे आपको समझा देता हूँ, एक ट्यूबलाइट से समझा देता हूँ। ऑलराइट, आपको जो पावर दे रखा है, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। टाइम क्या आया? 5 आवर। तो आप क्या करोगे, जो पावर है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो और आप उनको 1000 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। 1000 से डिवाइड कर दो। तो अपने पास पावर क्या आ गई? पावर कितनी है? 50 वोट की अपने पास ट्यूबलाइट है। कितने घंटे चल रही है दिन में? 5 घंटे चल रही है। कितने घंटे? 5 घंटे। और यू हैव टू डिवाइडेड बाय 1000। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 250 अपॉन 0। ऑलराइट, तो आप इनको काट सकते हो। ऑलराइट, तो 21 जा 20, 24 जा 100, तो वैल्यू क्या आ गई? 1/4, या फिर हम बोल सकते हैं 1/4 बोले तो 0.25 क्या आ गया? ये यूनिट आ गया। क्या आ गया? यूनिट। तो ये जो आपकी ट्यूबलाइट है 5 घंटे के अंदर आपका 1 यूनिट का चौथा पार्ट कंज्यूम करेगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, या फिर ऐसे कर दो, यदि ये क्वेश्चन आ जाए तो इन दोनों की वोट को ऐड करके 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये था अपना वीडियो इलेक्ट्रिसिटी वाला। मुझे विश्वास है कि जो भी मैंने बताया वो आपको एग्जाम में छप जाता है, बट डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। तो इस चैप्टर को यहीं पूरा कर देते और अपना अगला चैप्टर होगा लाइट वाला, उस पर थोड़ा हम टाइम लगाएंगे। ये 7 मार्क्स का चैप्टर है, 7 मार्क्स का चैप्टर, और मैं बोलूँ तो ये फिजिक्स सबसे आसान है, सबसे आसान फिजिक्स है। बायोलॉजी में आपको थ्योरी लिखनी पड़ती है, तो हो सकता है एग्जामिनर आपकी थ्योरी में आपका कोई टेक्निकल टर्म्स आपने लिखा नहीं तो उसको मौका मिल जाएगा कि 1 नंबर काट लूँ, बट यहाँ पर यदि ये सारा सही है तो किसी की हिम्मत नहीं है आपका कोई मार्क काट ले। तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल बेस्ड 1 नंबर में देखने को मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट जॉब इन योर स्टडी एंड गुड लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।